सभी दर्शकों को जय भीम और एक बार फिर से आपका स्वागत है मूल्यांकन चैनल पे। दर्शकों, आज की स्ट्रीम में हम ये देखेंगे कि कैसे आज़ादी के बाद अब तक पिछले 76 सालों में डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर उनके आसपास कई मिथक गढ़े गए और फिर उन मिथकों को इतनी बार दोहराया गया कि वो वास्तविकता लगने लगी। आज हम ऐसे ही एक मिथक, जिसे आजकल वास्तविकता समझा जाता है, और उसे आज यहाँ पर आपके सामने रखेंगे और उसके पीछे की सच्चाई को उजागर करेंगे। ठीक, तो आज हम चर्चा करने वाले हैं इस बात पर जिसका दावा देश के बड़े बड़े लोग करते हैं। कोई न्यायाधीश करता है तो कोई बड़ा नेता करता है, ऊंचे पदों पर बैठे लोग भी इस तरह का दावा करते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर भारतीय संविधान में संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनवाना चाहते थे। ठीक, तो देखते हैं इस मिथक के पीछे की वास्तविक सच्चाई क्या है और कैसे ये मिथक गढ़ा गया और कैसे एक भ्रम के आसपास पूरी कहानी गढ़ी गई, जिसका वास्तविकता से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। और फिर इसे आगे बढ़ाया गया और मज़ेदार बात है कि आज ज़्यादातर लोग इस मिथक को सच भी मानते हैं और मज़ेदार स्थिति ये भी है कि वो अपने इस मिथक को सही ठहराने के लिए 100 कहानियां भी गढ़ देते हैं। ठीक, तो चलिए हम प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं और इस पूरे मामले को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, आखिर ये पूरा मामला क्या है और स्थितियां क्या है। चलिए दर्शकों, तो मैंने आपके साथ ये स्क्रीन शेयर की हुई है और इसके माध्यम से हम थोड़ा इस मिथक को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। क्या डॉक्टर अंबेडकर संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनवाना चाहते थे? ठीक, तो दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बीजेपी काफी प्रयास कर रही है और इस प्रयास में जो दक्षिण भारत के राज्य हैं उन पर हिंदी थोपने की कोशिश की जा रही है। उत्तर बनाम दक्षिण भारत का ये मामला भाषा विवाद में उलझ गया है। दक्षिण भारत के राज्य जो हिंदी के थोपने का विरोध कर रहे हैं, विशेषकर सुदूर दक्षिण से तमिलनाडु राज्य से इस बात का ज्यादा विरोध आज 2024 में हो रहा है। और ये विरोध भी आप देखिए किस तरह से ये बताया जा रहा है। इसमें जो स्टालिन है, वहाँ के तमिलनाडु के मंत्री, वो मुख्यमंत्री, वो कहते हैं कि भाई देखिए, वास्तव में जो हिंदी है ये तो केवल मुखौटा है, अंततः संस्कृत को ही लोगों के ऊपर थोपना है, तमिल पर थोपना है। तो आज भी संस्कृत भाषा को लेकर इतनी उग्रता, हिंदी भाषा को लेकर इतनी उग्रता दक्षिण के राज्यों में दिखाई देती है और इसके लिए वो लड़ने मरने को तैयार हैं। ठीक, ये आज की स्थितियां हैं और दो भाषाओं को लेकर अभी विवाद जारी है। तमिल और के अलावा वो संस्कृत हिंदी को थोपने की जो प्रयास हैं, इसके पीछे काफी विवाद की स्थितियां बनी हुई हैं। अगर हम दक्षिण भारत का इतिहास भी देखें तो देखिए, पेरियार के नेतृत्व में जो दक्षिण की द्रविड़ियन अस्मिता जागी, उसके बाद 1930 से ही वहां पर हिंदी और संस्कृत के विरोध होने शुरू हो गए थे। जैसा कि हम बता रहे हैं कि हिंदी तो मुखौटा है, पीछे तो संस्कृति लानी है। तो हिंदी और संस्कृत के विरोध होना शुरू हो गए थे और उन्होंने 1930 से ये आंदोलन चल रहा था। 2-3 चरण चले इस आंदोलन के और फिर हम देखते हैं कि कई लोगों ने इसमें क्या बोलते हैं, जेल गए, कई सारे लोग इसमें मारे भी गए इन आंदोलनों में। और अंततः 1968 आते आते हम देखते हैं कि आखिरकार तमिलनाडु ने संस्कृत और हिंदी के प्रभुत्व को नकार दिया और द्विभाषी फार्मूला वहां के मुख्यमंत्री अन्नादुरई के नेतृत्व में उसे अपनाया गया। तो ये तमिलनाडु का इतिहास सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि इस देश में संस्कृत का विरोध दक्षिण भारत में 1930 से चल रहा था, हिंदी का विरोध 1930 से चल रहा था। ठीक, तो ये भारत का इतिहास है कि भाषाओं के विरोध लंबे चल रहे थे। पेरियार ये कहते हैं कि भाई जो हिंदी है ये ब्राह्मणों के प्रभुत्व का उपकरण है, तमिल पहचान को खतरे में डालने के लिए है और तमिल भाषा उनके समय में ही आत्मदाह की घटना हुई थी। मजबूरन ब्रिटिश शासन को हिंदी को अस्थायी रूप से अनिवार्य विषय के रूप से हटाना पड़ा था। तो पेरियार के समय से ये चल रहा था, हिंदी और संस्कृत के विरोध वहां पे लंबे चल रहे थे दक्षिण भारत में। ठीक, और तमाम सारे राज्यों में इस भाषा उत्तर बनाम दक्षिण को लेके विवाद पहले से ही मौजूद थे। आजादी के पहले से सब चल रहे थे। इनफैक्ट आजादी के बाद अगर आप भारत का इतिहास भी देखें तो भारत के राज्यों का ही गठन भाषाओं के आधार पे हुआ। ठीक, आप समझिए बात को कि भाषा के आधार पर भारत के राज्यों के गठन हुए। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पहला राज्य बना हुआ था।
भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। ठीक, इतना विवाद बढ़ गया कि अंततः नेहरू को फिर एक फजल अली के नेतृत्व में एक समिति बनानी पड़ी और फिर अंत में भाषाओं के आधार पर राज्य गठित किए गए। तो एक ऐसा देश जहां भाषाओं को लेके आजादी के पहले से विवाद चल रहे थे, उत्तर बनाम दक्षिण, और विशेषकर संस्कृत और हिंदी को तो दक्षिण में कोई पसंद नहीं करता था, ना करता है। ठीक, और वो संस्कृत भाषा जिसे आज 2011 की जनगणना के हिसाब से देश में तमाम सारे प्रयासों के बाद भी 24,821 लोग ही मात्र बोल पाते हैं। अब तो और भी संख्या कम हो गई होगी। ठीक, इस भाषा को, इस संस्कृत भाषा को कोई ये कहता है कि डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि संस्कृत भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाई जाए। ठीक, तो एक सहज ही, मतलब एक अम्बेडकराइट के रूप में आपके और मेरे मन में ये सहज ही प्रश्न उठ जाता है कि भाई कैसे डॉक्टर अंबेडकर कैसे कह सकते हैं ये बात। मतलब डॉक्टर अंबेडकर तो विविधता के क्या बोलते हैं बड़े समर्थक थे, ब्राह्मणवाद के विरोधी थे। संस्कृत जो कि ब्राह्मण प्रभुत्व का प्रतीक है, उसके तो कट्टू विरोधी रहे वो। ठीक, और दक्षिण भारत में संस्कृत को कितना नापसंद किया जाता है ये वो अच्छे से जानते थे। ऐसे में एक ऐसा आदमी जो भारत की परिस्थितियों को जानता है, संस्कृत और हिंदी को लेके दक्षिण भारत में कितना विरोध है, भारत के विभिन्न राज्यों में विरोध है, ठीक, वो ये कैसे कह सकता है कि संस्कृत को भारत की राष्ट्रीय भाषा बना दिया जाए। राष्ट्रीय भाषा बनाने का मतलब ये होता है कि सरकारी कामकाज इस भाषा में किया जाए। जैसे हिंदी अभी राजकीय भाषा है, राष्ट्रीय भाषा हमारी कोई सी नहीं है, राजकीय भाषा है। ये राष्ट्रीय भाषा बनाने की बात हो रही है। राष्ट्रीय भाषा बनाने का मतलब ये नहीं है कि सबको संस्कृत पढ़ाई जाएगी। राष्ट्रीय भाषा बनाने का मतलब ये हुआ कि सरकारी कामकाज सब संस्कृत में होगा। तो एक ऐसी भाषा जिसे अल्पप्राय लोग उस समय जानते होंगे। आज जब 24,000 कुछ लोग जान रहे हैं, उस जमाने में तो 1,500 लोग पूरे देश में संस्कृत को जानते होंगे। ऐसी भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाने की बात डॉक्टर अंबेडकर क्यों करेंगे? एक ऐसी भाषा जिसका विरोध दक्षिण भारत में जम के 1930 से हो रहा था, हिंदी संस्कृत, इनको राष्ट्रीय भाषा बनाने की बात डॉक्टर अंबेडकर क्यों करेंगे? ब्राह्मण प्रभुत्व और ब्राह्मण धर्म ग्रंथों की भाषा, इसे राष्ट्रीय भाषा बनाने की बात डॉक्टर अंबेडकर क्यों करेंगे? और विशेषकर इस भाषा के राष्ट्रीय भाषा बनने से फायदा तो ब्राह्मणवादी लोगों का होता जो इसके जानकार थे, बाकी लोग तो पिछड़ जाते। तो ऐसे जो सहज प्रश्न हैं ये आपके मन में भी आते होंगे, मेरे मन में भी आते हैं। फिर ये प्रश्न उठता है कि भाई कैसे हो सकता है, डॉक्टर अंबेडकर ऐसा कर ही कैसे सकते हैं? ठीक, इस बात के होने की संभावनाएं तो कुछ है नहीं, और ये पूरी बात ही डॉक्टर अंबेडकर के किरदार से मेल नहीं खाती। ठीक, जो पूरा किरदार है डॉक्टर अंबेडकर का, तो ब्राह्मणी प्रभुत्व के विरुद्ध उनका किरदार है, और उस बात के विरुद्ध उनका किरदार है जो श्रेष्ठता का प्रतीक है। संस्कृत अपने आप में एक श्रेष्ठता का प्रतीक है, ब्राह्मणी धर्म ग्रंथों की भाषा उसकी श्रेष्ठता का प्रतीक है। डॉक्टर अंबेडकर इसका कैसे समर्थन कर सकते हैं? ठीक, ये बड़ी अजीब सी बात है। कुछ बेवकूफ ये भी कहते हैं कि भाई क्योंकि बौद्धिस्टों की धर्म ग्रंथों की भाषा थी इसलिए डॉक्टर अंबेडकर इसे राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहते थे। अरे मूर्ख हो, ठीक है, चाहे बुद्धिस्टों के धर्म ग्रंथ की भाषा हो चाहे हिंदुओं के धर्म ग्रंथ की भाषा हो, जिस भाषा को देश में आज 24,000 लोग जानते हैं उस समय तो 1,000 लोग नहीं जानते होंगे, उसे राष्ट्रीय भाषा बनाकर फायदा क्या होगा? कौन बोलेगा, कौन लिखेगा, कौन बांचेगा? ठीक, और वो बेवकूफ जो ये कहते हैं कि भाई डॉक्टर अंबेडकर इसलिए राष्ट्रीय भाषा बनवाना चाह रहे थे संस्कृत को ताकि देश के सभी लोग संस्कृत पढ़ लें और ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ पढ़ लें और जान जाएं ब्राह्मण कितने ध्रुव हैं। अरे बेवकूफ हो, मूर्ख हो, आपको लगता है डॉक्टर अंबेडकर इस तरह की कोई बात करेंगे? मतलब पूरे दलित समाज को वो संस्कृत ब्राह्मण धर्म ग्रंथ पढ़ने में लगाएंगे क्या? या फिर विज्ञान तकनीक टेक्नोलॉजी भविष्य पढ़ने में लगाएंगे? ठीक, क्या बेवकूफी की लॉजिक है ये? इस लॉजिक में थोड़ा सा देखो, डॉक्टर अंबेडकर जैसा आदमी अपने समाज को विज्ञान पढ़ाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ाएगा, तकनीक पढ़ाएगा, भविष्य पढ़ाएगा, क्या ये 2 कौड़ी के धर्म ग्रंथों की भाषा पढ़ाने के लिए लगा देगा कि संस्कृत पढ़ने लग जाओ? ठीक, करोगे क्या संस्कृत पढ़ के? डिबेट करना। ठीक, जहां ब्राह्मण मिल जाए वहां से डिबेट करने लगना, बस डिबेट डिबेट खेलते रहना, पेट में रोटी ना हो, डिबेट डिबेट खेलते रहना। ये सब करेंगे क्या डॉक्टर अंबेडकर? मतलब लॉजिक भी शर्मा जाए इन बातों के आगे। दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा आदमी अपने दौर का, वो अपने दरिद्र गरीब समाज को ये 2 कौड़ी की भाषा पढ़ाएगा जिसे पढ़ के 2 रोटी नहीं कमाई जा सकती। ठीक, तो
क्या लॉजिक देते हो भाई? ये इस तरह के लॉजिक यूट्यूब पर भरे पड़े हुए हैं, इस तरह की बेवकूफी बातें यूट्यूब पर तमाम सारे अम्बेडकराइट लोग करते रहते हैं, बजाय इस बात के फैक्ट चेक करने के कि ये बात सही है या गलत है। उस बात को किसी किताब में से पढ़ के फिर उस बात को सही ठहराने के लिए कुतर्क देना शुरू कर देते हैं। ठीक, भाई ब्राह्मणवादी लोग ये बातें करते हैं, समझ में आता है एक अम्बेडकराइट कैसे इस बात को स्वीकार सकता है कि डॉक्टर अम्बेडकर कभी संस्कृत जैसी ब्राह्मणी प्रभुत्व की भाषा को कभी वो देश की राष्ट्रीय भाषा बनाएंगे और जबरदस्ती थोप देंगे लोगों के ऊपर। भले ही लोग पढ़ना चाहें ना पढ़ना चाहें, उन्हें आती नहीं आती, थोप दी। मतलब जिस भाषा को आज 24,000 लोग जानते हैं, उस समय 1,000 लोग जानते हैं, उसे पूरे देश पर थोप देंगे। आपको कोई सार दिखता है इस तरह की दकियानूसी बातों में? मतलब डॉक्टर अंबेडकर वो आदमी हैं जो डाइवर्सिटी, विविधता के चैंपियन हैं, वो समर्थक हैं, जो श्रेष्ठतावाद, प्रभुत्ववाद के विरोधी हैं, जो किसी पर कुछ थोपने के विरोधी हैं। वो एक ऐसी भाषा जो मृत भाषा है, उसे जबरदस्ती देश के लोगों पे थोप दें। ठीक, तो भाई इस तरह के कुतर्क तमाम सारे हमें यूट्यूब पर देखने को मिल जाते हैं, पर मजेदार बात है कि इस बात की सच्चाई की जांच करता हुआ कोई नहीं मिलता। क्या ये हुआ भी था? क्या डॉक्टर अंबेडकर ने कभी इस तरह के प्रस्ताव को रखा भी था? क्या इस बात के कोई ऐतिहासिक प्रमाण हैं, या केवल सवर्णों का बनाया हुआ एक झूठ है, मिथक है, जो उन्होंने 1939 में रचा था और आज तक उस मिथक को ही चिल्ला चिल्ला कर बार बार इतनी बार बोला गया कि लोग अब उसे सच मानने लगे। ठीक, तो इसी चीज की आज हम पड़ताल करते हैं, इसी चीज को समझते हैं। ठीक, कैसे मिथक गढ़े जाते हैं, फिर उन्हें बार बार बोला जाता है, फिर बोल बोल के उन्हें सच बना दिया जाता है। इस देश में ये हजारों सालों से होता रहा, इस देश में आज भी ये हो रहा है। ठीक, क्यों? क्योंकि बहुजन समाज के लोगों का तकनीकी विषयों पर अधिकार नहीं है। ठीक है, ये जो संवैधानिक विषय होते हैं, बहुजन समाज का इन क्षेत्रों पे कब्जे नहीं, अधिकार नहीं है। ठीक, और आजादी के बाद जो ऊर्जा उत्पन्न हुई थी परिवर्तन की, वो भी मंदिर मूर्ति खोदने में बहुजन समाज को ठिकाने लगा दिया कुछ लोगों ने। तो जो मूल विषय थे जिनसे समाज की प्रगति हो सकती थी, विज्ञान, तकनीक, क्या बोलते हैं आपके इकोनॉमिक के विषय हुए, अर्थशास्त्र के विषय हुए, राजनीति शास्त्र के विषय हुए, जो कि ब्राह्मणी कब्जे में है, वहां बहुजन समाज बहुत कम अपनी पहुंच बना पाया, वहां उपस्थिति बहुत कम। ठीक, तो ये बड़ी एक समस्या है। तो यहाँ पर देखिए कि क्या मामला है, तो कैसे हम इस चीज को स्वीकारें कि डॉक्टर अंबेडकर इस तरह की बातें कह सकते हैं। पर समस्या ये है कि इस मिथक को इतनी बार बोला गया है कि ना कहने के पीछे कोई कारण भी नहीं है। हम यूट्यूब पर जाते हैं, हमें तमाम सारी साइट्स पर यही मिलता है। देखिए, ये ओपी इंडिया की साइट है, देखते हैं भीमराव अंबेडकर मानते थे कि संस्कृत पूरे देश की भाषाई एकता के सूत्र में बांध सकने वाली इकलौती भाषा। देख लीजिए, मतलब हद हो गई है। तो जिस भाषा को आज 24,000 लोग जानते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद 2011 तक मात्र 24,000 कुछ लोग इसे जानते हैं। इस दो कौड़ी की भाषा से कैसे पूरे देश की भाषाई एकता हो सकती है? क्या मार मार के सिखाओगे क्या लोगों को? ठीक, इस अनुपयोगी भाषा को आप कैसे भाषाई एकता की बात कह सकते हो? तो इस तरह के तमाम सारे प्रवचन हमें मिल जाते हैं। ये व्यक्ति मुरली मनोहर जोशी है और इसने इस बात को इतनी बार बोला कि लोगों को लगा ये सच हो गया। टाइम्स ऑफ इंडिया में 2016 का एक आर्टिकल है जो जिसमें मुरली मनोहर जोशी कह रहे हैं कि अंबेडकर चाहते थे कि संस्कृत भाषा राष्ट्रीय भाषा बने। ये मुरली मनोहर जोशी कह रहे हैं। ठीक है, तो ये इतनी बार झूठ बोला, इसके बाद फिर 2017 में फिर वही बात कहते हैं एक और मंच से, वो भी अंबेडकर जयंती पर। अंबेडकर संस्कृत को राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहते थे मुरली मनोहर जोशी। ठीक, आज भी तमाम मंचों से यही बात बार बार दोहराई जाती है और बहुजन समाज के मन में ये स्थापित कर दिया गया कि हाँ भाई, डॉक्टर अंबेडकर ऐसा करना चाहते थे। उसके बाद अंबेडकराइट खड़े हो जाते हैं कुतर्क देने के लिए। हाँ यार, वो करना चाहते होंगे क्योंकि वो चाहते थे सारे बहुजन संस्कृत पढ़ लें, ताकि ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ पढ़ लेंगे, फिर सबको पता चल जाएगा उनमें क्या लिखा हुआ है। और पूरा समाज पर क्या करेगा? ये भूखा नंगा समाज डिबेट करेगा बैठ के ब्राह्मणों से। ठीक, बता तेरी गीता में क्या लिखा है, और ये फलाना ठिकाना संस्कृत में डिबेट करेगी। ठीक, क्या इलॉजिकल बातें करते हो? अगर चीज के पीछे की सच्चाई नहीं पता तो कुतर्क तो मत गढ़ो, समाज को बेवकूफ तो मत बनाओ। ठीक, ये बड़ी अजीब स्थिति है। पर ऐसा ही है, समझ में चीज नहीं आई। हालांकि मन तो नहीं मानता होगा किसी बहुजन का कि डॉक्टर अंबेडकर ऐसी बात कर सकते हैं,
लेकिन सच ढूंढने की जगह कुतर्क को ही आगे बढ़ाने की बड़ी कोशिश है। और ये मजबूत कैसे होता है? तो मुरली मनोहर जैसे मंत्री स्तर का व्यक्ति कहता है, उसके बाद देश के सीजेआई क्या बोलते हैं, जस्टिस बोबड़े, ये कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रभाषा जो है संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे, ये कहते हुए दिखाई देते हैं। ठीक, ये देखिए जस्टिस बोबड़े, ये तो कई मंचों से ये बात कह चुके हैं, और ये तो इतने आगे बढ़ गए थे कि ये कहते थे कि भाई संस्कृत में ही कोर्ट कचहरी का कामकाज होना चाहिए। मतलब पढ़े लिखे लोग 24,000 हैं, संस्कृत में कोर्ट कचहरी। और मजेदार बात है कि इस बोबड़े को भी खुद को संस्कृत नहीं आती। संस्कृत की वकालत कर रहे 90% लोगों को संस्कृत नहीं आती। आप समझिए 1 अरब 40 करोड़ के इस देश में मात्र 24,000 कुछ लोगों को संस्कृत आती है, तो क्या स्थिति होगी? मतलब इस देश में 99.9999% लोगों को भी संस्कृत नहीं आती। ठीक, और करोड़ों अरबों रुपया खर्च किया गया, उसके बावजूद ये हाल है। आजादी के समय तो क्या स्थिति होंगी, किसी को क्या ही आती होगी। ठीक, फिर भी इस बात को बार बार उछाला जाता है कि अंबेडकर ने संस्कृत को राष्ट्रीय भाषा बनाने का प्रस्ताव रखा था। सीजेआई बोबड़े ये कह चुके हैं, और भी मंत्री संतरी ये बात कह चुके हैं। जागरण लिखता है कि संस्कृत को राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहते थे डॉक्टर अंबेडकर, ये देख लीजिए 2019 में। उसके बाद जनसत्ता लिखता है कि संस्कृत के प्रबल समर्थक थे डॉक्टर अंबेडकर, 2018 में। लगातार ये बात बार बार बोली जा रही है। 2016 में टाइम्स ऑफ इंडिया छापता है मुरली मनोहर जोशी के हवाले से, बाकायदा मुरली मनोहर जोशी इसमें एक्सप्लेनेशन देते हैं उस मंत्री रहते हुए उन्होंने क्या किया था। तो उसमें मुरली मनोहर जोशी कहते हैं कि दरअसल बाबा साहब के बारे में हम कम ज्ञात पहलुओं में से एक संस्कृत पर उनके विचार थे। ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्री के रूप में मैंने कार्यकाल के दौरान मुझे संस्कृत की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने वाली संस्कृत आयोग की रिपोर्ट देखने का मौका मिला। उसके बाद ये कहते दिखाई देते हैं, देखिए कि इसमें कहा गया था कि इस प्रश्न पर संविधान सभा में चर्चा हुई। कुछ तूफानी दिनों के दौरान संस्कृत और राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तावित करके गतिरोध को हल करने का प्रयास किया गया था। डॉक्टर अंबेडकर ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। अब ये कह रहे हैं कि ये मंत्री थे, तब डॉक्टर अंबेडकर, इन्हें पता चला कि डॉक्टर अंबेडकर ने कभी संस्कृत को राष्ट्रीय भाषा बनाने का प्रस्ताव रखा हुआ था। ठीक, ऐसा ये कहते हैं। आगे ये कहते हैं कि देखिए स्वर्गीय मैत्रा, जिन्होंने विधानसभा में 310A1 पेश किया था, संशोधन पेश किया था, ने कहा था कि यदि संस्कृत को स्वीकार कर लिया जाए तो सारी ईर्ष्याएं, सारी कटुताएं गायब हो जाएंगी, और या उस पर प्रभुत्व का देखिए दमन की थोड़ी सी भी संभावना नहीं रहेगी। 11 सितंबर 1949 को द संडे हिंदुस्तान स्टैंडर्ड के एक समाचार में बताया गया कि भारत के विधि मंत्री डॉक्टर अंबेडकर उन लोगों में से हैं जिन्होंने संस्कृत को राष्ट्रीय भाषा, संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में प्रायोजित किया। तो दर्शकों, पूरा मिथक जो रचा गया है वो एक खबर पे रचा गया। 11 सितंबर 1949 को द संडे हिंदुस्तान स्टैंडर्ड में एक आर्टिकल छपता है, और ये आर्टिकल ये दावा करता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने एक प्रस्ताव रखा है, संस्कृत को राष्ट्रीय भाषा बनाने का एक प्रस्ताव रखा गया, उसके समर्थन डॉक्टर अंबेडकर। ठीक, और पूरी कहानी वहीं 1949 में इस छपी खबर के आसपास गढ़ी जाती है, और आज तक वहीं से खबर चल रही है। मजेदार बात है कि इस चीज के फैक्ट चेक करने की बजाय इसी झूठी खबर को बार बार किताबों में लिखा जा रहा है, दोहराया जा रहा है। और जब कोई अम्बेडकराइट आके क्वेश्चन करता है कि डॉक्टर बाबा साहब कैसे संस्कृत को राष्ट्रीय भाषा बना सकते हैं, तो फिर कुतर्क रचे जाते हैं कि बाबा साहब सबको संस्कृत पढ़ाना चाहते थे। कुछ बुद्धिस्ट आ जाते हैं, कहते हैं अरे बुद्धिस्टों की भाषा है संस्कृत, इसलिए बाबा साहब सबको संस्कृत पढ़ाना चाह रहे थे ताकि बुद्धिस्ट धर्म ग्रंथ पढ़ लो। मतलब हद है, कितने कुतर्क रचोगे। आज 24,000 लोग मुश्किल से जानते हैं 11 तक, आज तो और कम होंगे। आजादी के समय 1000 लोग नहीं जानते होंगे। कितने बुद्धिस्टों को संस्कृत आती है, देश में ही कितनों को संस्कृत आती है। ठीक, और डॉक्टर अंबेडकर जबरदस्ती इस भाषा को क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय भाषा बना देंगे। जानता कोई नहीं है, राष्ट्रीय भाषा बना दो, थोप दो, ताकि पूरा मजा ब्राह्मण ले जाए। ठीक, सारी नौकरियां ब्राह्मण खा जाए। ठीक, तो देख लीजिए, इस कदम के बारे में पूछे जाने पर डॉक्टर अंबेडकर ने उस शाम पीटीआई संवाददाता से कहा था कि संस्कृत में क्या हवाला। इस आर्टिकल में जो था 1949 का, इसमें यह दावा कर रहा है पीटीआई कि जब डॉक्टर अंबेडकर से उन्होंने पूछा इस भाषा को क्यों राष्ट्रीय भाषा बनाना चाह रहे हैं, तो डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं संस्कृत में क्या गलत है।
ठीक है। समाचार में आगे कहा गया कि जब संविधान सभा में आधिकारिक भाषा के प्रश्न पर विचार किया जाएगा तो संस्कृत को भारतीय आधिकारिक भाषा बनाने के संबंध में संशोधन पर भी विचार किया जाएगा। आगे ये बात क्या बताई जा रही है। ठीक है। वास्तव में बाबा साहब चाहते थे कि प्रस्ताव पारित हो, लेकिन पीवी मौर्य जैसे सदस्यों के विरोध के कारण उन्होंने इस प्रस्ताव वापस लेना पड़ा, जिनके बाद एनसीईआरटी के निर्देशक को संबोधित करते 2001 पत्र में अपने विरोध पर खेद व्यक्त किया था। अपनी अनुभवहीनता के कारण मैंने इस प्रस्ताव का विरोध किया। तो खबर यह है कि भाई 1949 में एक पेपर में आर्टिकल छपा जिसमें कहा गया कि डॉक्टर अंबेडकर ने प्रस्ताव रखा है, जो प्रस्ताव रखा है संस्कृत को राष्ट्रीय भाषा बनाने का, उसमें डॉक्टर अंबेडकर का सपोर्ट है, बैक्ड है। ठीक। फिर संस्कृत पे प्रस्ताव संसद में रखा गया, लेकिन पीवी मौर्य साहब ने विरोध कर दिया और ये प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। डॉक्टर अंबेडकर संस्कृत को राष्ट्रीय भाषा बनवाना चाहते थे। ठीक। ये पूरा मामला उस 1949 की एक अखबार की खबर के आसपास घूम रहा है। ठीक। और उसी के हवाले से बार बार सब जगह ये मान लिया गया कि डॉक्टर अंबेडकर संस्कृत को राष्ट्रीय भाषा बनवाना चाहते थे। ठीक। तो ऐसे मिथक गढ़े जाते हैं और फिर उन मिथकों को इतनी बार बोला जाता है कि ये सच हो जाते हैं, वास्तविकता आ जाती है। ठीक। और समस्या ये है कि बहुजन समाज को लगा दिया गया है मंदिर और मूर्ति खोदने के लिए। तो अब ये फैक्ट चेक करे कौन? ये भी परेशानी है कि जब बहुजन इतिहासकारों साहित्यकारों की किताब पढ़ते हैं तो उसमें से ज्यादातर समय तो वो मंदिर मूर्ति इतिहास के गड्ढे ही खोदते रहते हैं। अगर 100 पेज की किताब है तो 60 पेज तो इतिहास के गड्ढों में ही चले जाते हैं। असली फैक्ट चेक करना, जानकारियां जुटाना बाकी के मुद्दों पे, वहां कोई चिंतन नहीं। दुखद है, बुरा है, लेकिन जो है वो आपके सामने है। 70 सालों के बाद भी डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर मिथक अगर चल रहे हैं तो इसका दोषी वो ब्राह्मणवादी लोग नहीं है, वो बहुजन इतिहासकार हैं जो इतना कुछ लिखे, इतनी किताबें लिखे, पर इन मिथकों को छोड़ दिया, इस पर रिसर्च नहीं किए। ठीक। और दिन रात इतिहास के गड्ढे खोदने में बहुजन समाज को उलझाए रखते हैं, सच वास्तविकता से परे रखते हैं और ब्राह्मणवादी एजेंडों को इनडायरेक्टली सपोर्ट करते रहते हैं। मतलब ये अपने आप में एक ब्राह्मणवादी एजेंडे को सपोर्ट करना है, ये कहना कि संस्कृत को डॉक्टर अंबेडकर देश की राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहते थे। इससे बड़ा कोई क्या बोलते हैं ब्राह्मणवाद को सपोर्ट करने की बात हो नहीं सकती। अब देखिए ये पूरा मामला है और मुरली मनोहर जोशी ये दावा कर रहे हैं इसमें, और मुरली मनोहर जोशी ये जो दावा कर रहे हैं, ठीक है, इस दावे में हमें क्या बोलते हैं झूठ भी नहीं दिखता। जब हम जाते हैं इस चीज को सर्च करते हुए, क्या संडे टाइम्स स्टैंडर्ड्स में 1949 11 सितंबर 1949 को ऐसी कोई खबर छपी थी? तो हाँ, छपी हुई थी। देखिए, संस्कृत एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडियन यूनियन अमेंडमेंट टू बी ड्राफ्ट प्रोविजन डॉक्टर अंबेडकर अमंग सिग्नेचरीज, बिल्कुल खबर छपी हुई थी। 1949 में संडे टाइम्स में खबर छपी थी कि भाई एक प्रस्ताव लाया जा रहा है कि संस्कृत को भारत की राष्ट्रीय भाषा बनाया जाए और इस प्रस्ताव के समर्थक डॉक्टर अंबेडकर हैं। ठीक है, ये बिल्कुल लिखा हुआ है। तो ये झूठी बात नहीं है, मुरली मनोहर जोशी किसी झूठ पर नहीं बोल रहे। वहां 1949 में पेपरों में खबर छपी थी। ठीक, ये देखिए फिर से वही है 1949 का पूरा, और नीचे तक पूरा डिटेल भी छपा हुआ है, किस किस के नाम हैं, क्या क्या होगा। आर्टिकल देखिए 310A रखा जाएगा, संस्कृत को लैंग्वेज बनाए, ये सब बात इसमें छपी हुई है। और फिर ये एक ही जगह नहीं छपी हुई है, इसी के हवाले से दूसरी जगह भी छपी हुई है। देखिए, अंबेडकर अमंग द स्पॉन्सर्ड संस्कृत प्रपोज्ड एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज, ये एक और अखबार में छपी हुई है। इसके बाद नेशनल हेराल्ड में भी छपी हुई है 11 सितंबर 1949 की, कि अंबेडकर फेवर संस्कृत अमेंडमेंट टू द आर्टिकल ऑन लैंग्वेज, ये नेशनल हेराल्ड भी छाप रहा है। इसके बाद हम मल्टीपल सोर्सेस पे आते हैं। देखिए तो द हिंदू छापता है, उसने भी यही खबर छापी हुई है। स्टेटमैन 11 सितंबर, उसने भी खबर छापी हुई है। और फिर क्या बोलते हैं, हाँ, द संडे हिंदुस्तान स्टैंडर्ड्स, इसने भी ये खबर छापी हुई है। नेशनल हेराल्ड, इसने भी छापी हुई है। तो मल्टीपल जगह ये पीटीआई के हवाले से ये खबर छापी गई। ठीक, कि डॉक्टर अंबेडकर एक प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने उस प्रस्ताव को समर्थन किया जिसमें संस्कृत को क्या बोलते हैं देश की राष्ट्रीय भाषा बनाई जाएंगी। और मिथक यहीं से रचा जाता है, मिथक यहीं से तैयार होता है। ठीक, और आज तक ये मिथक यहीं से चल रहा है और ये अब एक्सेप्टेड है, सभी जगह स्वीकार है। बहुजन इतिहासकारों की किताबों में तक ये मान लिया गया है कि हाँ भाई, डॉक्टर अंबेडकर
ऐसा इस बात के समर्थक थे कि संस्कृत को राष्ट्रीय भाषा बनाई जाए। ठीक, तो ये इस तरह से मिथक तैयार किए जाते हैं और सबसे ज्यादा परेशानी उस बहुजन समाज की है जिसे लगता है यार बाबा साहब ऐसी बातें कैसे कह सकते हैं। मतलब ये बात तो डॉक्टर अंबेडकर के किरदार से ही मैच नहीं खाती। डॉक्टर अंबेडकर जीवन भर क्या बोलते हैं ब्राह्मणवाद का विरोध करते रहे, भाषाई श्रेष्ठता का विरोध करते रहे, संस्कृति श्रेष्ठता का विरोध करते रहे। ठीक है, और देश में तमाम सारी जगह दक्षिण भारत में देखिए पेरियार का तो पूरा आंदोलन ही संस्कृत और हिंदी भाषा के विरोध पर टिका हुआ था। तो कैसे डॉक्टर अंबेडकर पूरे दक्षिण भारत पर ये भाषा थोपने के लिए राष्ट्रीय भाषा बना सकते हैं। देश में ज्यादातर लोगों को संस्कृत नहीं आती, इनफैक्ट 1500 लोग होंगे जिन्हें संस्कृत आती होगी, इसे राष्ट्रीय भाषा बना देंगे तो कामकाज कैसे होगा, कैसे बच्चों को स्कूलों में संस्कृत पढ़ाई जाएगी, कहां से इतने टीचर आएंगे, कहां, इतने सारे प्रश्न हैं। और एक ऐसी मृत भाषा जो केवल धर्म ग्रंथों को पढ़ने के काम आती है, आम बोलचाल में कोई इसका उपयोग नहीं करता। ठीक, और मजेदार बात है कि भारत के इतिहास के किसी दौर में इस भाषा को आम बोलचाल में उपयोग में नहीं लाते थे। इवन वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि जब हनुमान सीता माता से बात करने जाते हैं तो वो ये विचार करते हैं कि इनसे देव भाषा में बात करूं या मानव भाषा में बात करूं, मतलब इनसे संस्कृत में बात करूं या आम भाषा में बात करूं। संस्कृत में बात करूंगा तो कहीं मुझे ब्राह्मण ना समझ ले, ये वहां पे श्लोक है। तो वाल्मीकि रामायण तक में ये इस बात के 2-3 श्लोक मिलते हैं जो ये बताते हैं कि उस दौर में भी संस्कृत आम बोलचाल की भाषा नहीं थी, विशेष लोगों की भाषा थी। ठीक, और आम बोलचाल की भाषाएं दूसरी होती थी। किसी भी दौर में ये कभी आम बोलचाल की भाषा नहीं थी। ठीक, तो एक ऐसी मृत भाषा को डॉक्टर अंबेडकर क्यों राष्ट्रीय भाषा बनवाना चाहेंगे। ठीक, ये बड़ा अजीब है, बड़ा विचित्र है। ठीक, तो ये गंभीर क्वेश्चन हमेशा एज ए अम्बेडकराइट हमारे सामने खड़े हो जाते हैं कि भाई कैसे माने, इस झूठ को कैसे माना जाए। लेकिन समस्या ये है कि ये तो बहुजन इतिहासकारों की किताबों में भी लिखा हुआ है और तमाम सारी जगह मल्टीपल टाइम्स इस बात को लेकर विवेचनाएं होती रहती हैं और इस पर कोई बड़ा रिसर्च भी नहीं दिखता। अगर आप नेट पर भी जाकर सर्च करेंगे ना तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक, बहुत कम कुछ मिलेगा। बड़े ढूंढने के बाद हमें इस बात को लेके क्या बोलते हैं एक छोटा सा रिसर्च मिलता है और जहां पर कुछ फैक्ट सब्सटेंशियल फैक्ट्स पर प्रकाश डाली गए। ठीक, और इस मुद्दे को लेके द वायर ने एक रिसर्च, कुछ लोगों के रिसर्च के हवाले, जिन लोगों ने इस मुद्दे पे छोटा मोटा रिसर्च किया है उसके हवाले से एक रिपोर्ट छापी हुई थी 2025, फरवरी 2025 की रिपोर्ट है कि अंबेडकर कभी संस्कृत को आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार कर सकते थे क्या। इन्हें भी बड़ा शक था इस बात को लेके, तो इन्होंने कुछ रिसर्च की है इस बात को कि इसमें कितने सच्चाइयां हैं। ये जो न्यायमूर्ति बोबड़े कह रहे हैं और जस्टिस स्वामीनाथन कह रहे हैं और बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर संस्कृत को राष्ट्रीय भाषा बनवाना चाहते थे, इसमें कितनी सच्चाइयां, इस बात को जानते हुए कि संस्कृत अतीत में जो है क्या बोलते हैं अभिजात वर्ग की विशेष भाषा थी, ये सब बातें हैं। इन सब चीजों को लेकर तो इन्होंने एक रिसर्च किया इस बात को लेकर कि आखिर इस बात में कितनी सच्चाइयां हैं और ये बार बार ये बात दोहराई जाती है। तो जब इस चीज पर रिसर्च किया गया तो पता चला कि भाई देखिए, ठीक है, संविधान सभा में भाषाओं पे बहस तो हुई थी, संस्कृत भाषा पे भी बहस हुई थी कि संस्कृत भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाया जाए या ना बनाया जाए, इस पे बहस हुई थी। ये लिखते हैं कि देखिए देखते हुए कि रामायण हिंदुओं का रूढ़िवादी ग्रंथ है, संस्कृत को ब्राह्मणों सामाजिक अभिजात वर्ग की भाषा के रूप में देखा जाता है, संविधान सभा में आधिकारिक भाषा पर बहस की समीक्षा करना दिलचस्प रहेगा। अब संविधान सभा में जो संस्कृत पर बहस हुई थी, पहले इसे हम देख लेते हैं, फिर हम चलेंगे कि उस बात में कितनी सच्चाई है। तो देखिए, पंडित लक्ष्मीकांत मैत्रेय ने ही संस्कृत को भारत की आधिकारिक राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए बहुत जोर और भावुक अपील की। उनके लंबे भाषण को संस्कृत साहित्य, दर्शन और द्वंद्व में व्यक्त हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के मूल्य के बारे में परिचित बातों से भरा हुआ माना जा सकता है। उन्होंने दावा किया कि ये हमारी ताकत है जिसे दुनिया भर में फैलाने की जरूरत है। तो ये संविधान सभा में ये मैत्रेय साहब ये संस्कृत को राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए बड़ा भाषण देते हैं। ठीक है, अन्य सदस्यों को ये ना लगे कि संस्कृत एक विद्वतापूर्ण भाषा है, इसलिए उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि इस भाषा का प्रयोग बहुत सरल तरीके से भी किया जा सकता है।
उन्होंने देखिए, उन्होंने सरलता का उदाहरण दिया कि जो दैनिक क्रियाकलाप के सरल कथनों का भी नहीं बल्कि सरल कविताओं का था। वास्तव में मैत्रेय ने संस्कृत को अमृत द्वंद्वात्मक और काव्य साहित्य की भाषा मानने के विचार को दूर करने का भरसक प्रयास किया। ठीक है, तो मैत्रेय साहब संविधान सभा को ये बता रहे हैं कि संस्कृत तो रोज बोलचाल में भी यूज हो सकती है, ज्ञान भाषा भी यूज हो सकती है, कोई समस्या इसमें नहीं है। आगे वो कहते हैं कि संस्कृत को भारत की अन्य भाषाओं की तुलना में सबसे शुद्ध और पूर्ण भाषा के रूप में चित्रित करने का एक भावुक प्रयास किया गया। न्यायिक, विधायिक या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है, इस बारे में कोई कारण नहीं बताए जाने के बावजूद भी इसे लोगों की व्यवहारिकता के बारे में सवाल एक बड़ी चिंता बनी हुई है। तो ये तो मैत्रेय साहब ने बहुत बड़े बड़े भाषण दिए और उन्होंने कहा कि संविधान सभा में इस संस्कृत को सरल बनाया जा सकता है, आम लोगों की पहुंच में बनाया जा सकता है, लेकिन न्यायिक कार्यों में कैसे उपयोग होगा, विधायी कार्यों में कैसे उपयोग होगा, प्रशासन में कैसे इसे करेंगे, ये सब नहीं बताया। संस्कृत के पास तो शायद आज आधुनिक दौर की उपयोगिता के कई शब्द भी नहीं होंगे, ठीक, पर इन्होंने ये सब बातें नहीं बताई। आगे देखिए, पंडित मैत्रेय संस्कृत भाषा के लचीलेपन के बारे में बहुत कुछ कह रहे थे, तो एक अन्य सदस्य ने हस्तक्षेप करते हुए उनसे पूछा, क्या वे संस्कृत में बोल सकते हैं जिसे सभी सदस्य समझ सके। मैत्रेय ने अपने जवाब में यह संकेत दिया कि संस्कृत मूलतः विद्वानों की भाषा है, वैसे हर कोई नहीं समझ सकता। उनके शब्द ये थे, ठीक है, मैं ये संस्कृत को अपने ज्ञान प्रदर्शन करना नहीं आया हूं, मैं अपने कुछ मित्रों की तरह गलती नहीं करने जा रहा हूं जिन्होंने दूसरों से अनुरोध के बावजूद अंग्रेजी में बोलने की इच्छा में अपनी भाषा पर अड़े रहे ताकि सभी को उनकी बात समझ में आ सके। मैं ऐसा नहीं करने जा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि इस सदन में हर माननीय सदस्य मुझे समझ सके। इसीलिए मैत्रेय ने अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया कि संस्कृत ऐसी चीज नहीं है जिसे हर कोई समझ सकता है, यहां तक कि आज के ब्राह्मण भी नहीं। इसके अलावा उन्होंने एक अनुभव का जिक्र किया कि जब वे दक्षिण भारत के हिस्से में मदुरई, रामेश्वर, तिरुपति जैसे मंदिरों में गए थे तो ऐसा लगता है पुजारियों को हिंदी से ज्यादा संवाद करने में असमर्थ होने के कारण संस्कृत में बात करना आसान लगा। ठीक है, ये माननीय सदस्य खुद का ही विरोधाभास नहीं कर रहे थे जब उन्होंने कहा कि वे चाहते थे कि लोग उन्हें समझें, इसलिए वे संस्कृत में नहीं बोल रहे हैं, जबकि उन्हें लगता है कि जब संस्कृत में बोलेंगे तो दक्षिण भारत के मंदिर के पुजारी उन्हें समझ सकते हैं। उनके भाषण की आलोचनात्मक समीक्षा से यह स्पष्ट हो जाता है कि उन्हें दूसरों को समझाने में बहुत कठिनाई हो रही थी। ठीक है, यह सच है कि संस्कृत भाषा का साहित्य समृद्ध है, जटिल धार्मिक मुद्दों पर सभी चर्चाएं भाषाओं के लिए भी जाती हैं, लेकिन क्या इससे आधिकारिक भाषा बनने की पर्याप्तता आधार हो जाता है? तो ये संस्कृत भाषा को लेकर मैत्रेय साहब का बड़ा फेमस एक चर्चा थी। इसका सार इतना था कि वो ये कह रहे थे कि इसे सरलता से लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, लेकिन वो स्वयं संविधान सभा में लोगों को सरल संस्कृत में कुछ बोलकर नहीं बता पाए। ठीक है, जो दिखाता है कि संस्कृत की उपयोगिता कितनी थी और वो कितनी ही व्यवहारिक हो सकती थी। ठीक, तो ये तो वह संस्कृत में बहस जो हुई थी उसका हिस्सा था। अब देखिए, आधिकारिक भाषा वो होती है जिसका इस्तेमाल शासन, प्रशासन, विधायिक, न्यायिक कार्यों में कामकाज संचालन में करती है। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आम लोगों को दिन प्रतिदिन के कामकाज, लेन देन के लिए इस तरह के कार्य करने में भी सक्षम बनाती है। हर कोई एक दूसरे को समझ सकता है और सार्थक तरीके से संवाद कर सकता है। ठीक है, व्याकरण की सभी बारीकियों के साथ संस्कृत ऐसी भाषा नहीं हो सकती और यह मान लेना उचित है कि संविधान निर्माता इस प्रस्ताव का खंडन करने वाले अन्य माननीय सदस्य इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ रहे होंगे। हालांकि मंदिर जाना और पुजारी से संवाद करना रूढ़िवादी लोगों के लिए महत्व रखता था, जो माननीय मैत्रेय वास्तव में थे, लेकिन निश्चित रूप से ऐसी घटना महत्व की आवृत्ति महत्वहीन है। तो इसमें यह बताया गया कि संविधान सभा में संस्कृत को लेकर बड़ी वकालत की थी मैत्रेय साहब ने, लेकिन सार यही था कि सब जानते हैं ये बड़ी अव्यवहारिक भाषा थी, आम बोलचाल से परे की भाषा थी, लोग समझते जानते नहीं थे। एक ऐसी भाषा जिसे भारत में ज्यादा लोग नहीं जानते समझते, संविधान सभा के लोग ही नहीं समझते थे, उसे देश की राष्ट्रीय भाषा कैसे बनाई जा सकता है, ठीक, ये समझा जा सकता है। अब रही बात डॉक्टर अंबेडकर के संस्कृत विवाद को लेकर, जो ये दावा है कि भाई वो संस्कृत को राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहते थे, तो इससे जुड़े हुआ यहाँ पे ये लिखा हुआ कि संस्कृत से जुड़ी हुई इस ब्राह्मणवादी अभिजात स्थिति को देखते हुए क्या डॉक्टर अंबेडकर को आधिकारिक भाषा के रूप में इस प्रस्ताव को प्रायोजित करने के विचार का हिस्सा होने से जोड़ा जा सकता है? ये भी वही प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या संस्कृत की
इस स्थिति को देख के कि वह अभिजात वर्ग की भाषा है, कम लोग बोल पाते हैं, आज भी देश में गिने चुने लोग, तब तो खैर कितने ही लोग जानते होंगे। आपको लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर कभी ऐसी भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए प्रायोजित करेंगे या उसका समर्थन करेंगे? ये इन्होंने भी प्रश्न पूछा हुआ और इसके जवाब में फिर नीचे देखिए, तो भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और मानव संसाधन मंत्री मुरली मनोहर जोशी, जस्टिस बोबड़े, जस्टिस स्वामीनाथन बहुत पहले इस विचार को अंबेडकर से जोड़ते हुए एक लेख में लिखा था। जोशी ने दावा किया कि अंबेडकर ने इस प्रस्ताव को प्रायोजित किया था। उनका दावा है कि संस्कृत आयोग की 1956-57 की रिपोर्ट और 11 सितंबर 1949 द संडे हिंदुस्तान स्टैंडर्ड में छपी एक खबर पर आधारित है। तो ये पूरा जो दावा है जोशी कर रहे हैं, स्वामीनाथन कर रहे हैं, बेवड़े कर रहे हैं, बाकी लोग भी कर रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर संस्कृत भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहते थे, इसका आधार क्या है? आधार है 1949 की द संडे हिंदुस्तान में छपी रिपोर्ट, ठीक है। उसके बाद संस्कृत आयोग में इसी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में दोबारा छपी हुई रिपोर्ट, ठीक। ये आधार है। अब इस आधार में कितनी सच्चाई है, मतलब ये रिपोर्ट कितनी सच्ची है, हमें ये जानने की जरूरत है। चलिए देख लेते हैं ये रिपोर्ट में जो पेपर में 1949 में छपा था वो कितना सच है। तो देखिए, दलित लेखक और कार्यकर्ता कांचा इलाई जोशी के विचार पर प्रतिक्रिया देते हैं और इसी तरह कांग्रेस सांसद जयराम रमेश भी जस्टिस बेवड़े और स्वामीनाथन के इस दावे पर प्रतिक्रिया देते हैं। दो लोगों ने प्रतिक्रिया दी। कांचा इलाई, देखिए किस तरह से बहुजन लेखक भी भ्रमित हो गए थे इस पूरी बात को लेके, और जयराम रमेश भी इस बात पर थोड़ा अपना रिसर्च रखते हैं। क्या बात होती है देखिए, हैरानी की बात है कि एलाई और रमेश, जो अपने हिंदुत्व विरोधी रुख के लिए जाने जाते हैं, दोनों ही स्वीकार करते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने संस्कृत को राष्ट्रीय भाषा बनाने के इस कदम का समर्थन किया था। और फिर उन्होंने बचाव में कारण भी बताया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। देख लीजिए, ठीक है। देखिए, जोशी के लेख की प्रतिक्रिया देते हुए इलाई ने लिखा, कांचा इलाई ने, कि वास्तव में सर्वविदित था कि संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने राष्ट्रीय भाषा के रूप में संस्कृत का समर्थन किया था। अब देखिए, कांचा इलाई भी मान के चल रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने समर्थन किया था, ठीक है। अब वो इसका एक्सक्यूज क्या दे रहे हैं, वो देते हैं, उन्हें आगे, एक मिनट रुकिए, उन्होंने आगे दावा किया कि डॉक्टर अंबेडकर ने पंडित मैत्रेय के कदम का समर्थन केवल इसलिए रणनीतिक रूप से किया होगा कि ये अच्छी तरह से जानते थे कि ये एक अव्यवहारिक समाधान नहीं है, व्यवहारिक समाधान नहीं है, और अंततः हिंदी या अंग्रेजी को ही आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया जाए। तो कांचा इलाई ये एक्सक्यूज दे रहे हैं यहाँ पे कि भाई चलिए, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा होगा, लेकिन वो शायद एक रणनीतिक कदम रहा होगा। वो जानते थे कि भाई संविधान सभा तो कभी मानेगी नहीं संस्कृत को राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए, तो वैसे ही खारिज हो जाएगा, क्योंकि हिंदी या अंग्रेजी के अलावा कोई ऑप्शन था भी नहीं, तो कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि शायद एक रणनीतिक रूप से रहा होगा कि वैसे ये सब तो होने वाला नहीं है। आगे देखिए, जयराम रमेश अपने लेख में इस तथ्य के रूप में स्वीकार किया है। वे लिखते हैं कि यह सच है कि 10 सितंबर 1949 को बी आर अम्बेडकर ने संविधान सभा में एक संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसमें संस्कृत को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में प्रस्तावित किया गया था। लेख में 10 सितंबर 1949 को चिन्हित एक हाइपरलिंक भी है। हैरानी की बात है कि अगर कोई उस 69 पेज के हाइपरलिंक वाले दस्तावेज को देखता है तो हम पाते हैं कि यहाँ चर्चा की गई बात अनुच्छेद 24 पर है, संपत्ति के कानून के निपटाना, और इसका आधिकारिक भाषा संस्कृत से कोई लेना देना नहीं है। वास्तव में अगर कोई इस दस्तावेज कर अंबेडकर और संस्कृत शब्द के लिए खोज करता है तो केवल अंबेडकर का उल्लेख करता है, संस्कृत के लिए शून्य है। जयराम रमेश ये कह रहे हैं यहाँ पे अपने रिसर्च में जो भी उन्होंने किया कि चलिए, ये इस तरह का प्रस्ताव 10 सितंबर को उन्होंने रखा था संविधान सभा में, डॉक्टर अंबेडकर ने संस्कृत को समर्थन करने का, लेकिन उस प्रस्ताव को क्या बोलते हैं, संस्कृत भाषा पे आधिकारिक भाषा का, वो कहते हैं कि जब वो क्या बोलते हैं, इस प्रस्ताव को जांच करते हैं और इसके हाइपरलिंक को खोलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वास्तव में ऊपर जो भी लिखा है, लेकिन अंदर जो मूल मुद्दा है वो चर्चा की गई है आर्टिकल 24 संपत्ति के जो कानून है उस पर की गई है, वो क्या बोलते हैं, जो ड्राफ्ट के अनुसार होगा, ठीक है। और वहां संस्कृत भाषा के कोई लेना देना उससे दिखाई नहीं देता है। और ये दस्तावेज में अंबेडकर तो दिखते हैं, अंबेडकर शब्द आता है, लेकिन संस्कृत का कोई उल्लेख वहां पे देखने को नहीं मिलता है। ये दावा जयराम रमेश कर रहे हैं, ठीक। फिर हम नीचे की तरफ आते हैं। आगे देखिए, ये स्पष्ट नहीं है कि इन सभी दावों का स्रोत क्या है
लेकिन कुछ भ्रम की स्थिति है जिसे दूर करने की आवश्यकता है। अब यहाँ पे दावे चल रहे हैं, देखिए दावे पर दावा है, पर परेशानी ये है कि सारे दावों की पुष्टि तब हो पाएगी जब ये सिद्ध हो जाए कि संविधान सभा की बहस में उस 10 तारीख को 1949 को डॉक्टर अंबेडकर ने प्रस्ताव रखा था और वो रिकॉर्ड में है या नहीं है। बात तो तब सिद्ध होगी। दावे तो ठीक है, पेपर में छपा है, इसने रिपोर्ट, आयोग की रिपोर्ट, फलाना आयोग ढिकाना, ठीक है, पर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो बहस हुई थी, डिबेट्स हुई थी, उनका रिकॉर्ड है। क्या उस रिकॉर्ड में इस तरह की प्रस्ताव रखने का कोई रिकॉर्ड है? तभी ये चीज प्रूव हो पाएगी। तो चलिए हम आगे देखते हैं। आगे देखिए, ऐसा प्रतीत होता है, इसी आर्टिकल में लिखा है, ऐसा प्रतीत होता है कि यह भ्रम 11 सितंबर 1949 को प्रकाशित एक समाचार रिपोर्ट से उत्पन्न हुआ, जिसमें यह बात कही गई थी कि 10 सितंबर 1949 को पीटीआई के एक संदेश से, जिसमें अंबेडकर तथा अन्य लोगों के नाम उल्लेख थे, संस्कृत को आधिकारिक भाषा के रूप में प्रस्तावित करने वाले संशोधन के समर्थक के रूप में किया गया है। तो दावायर ये लिखता है कि भाई ये समझ में आता है कि ये सारा कंफ्यूजन वहां से पैदा होता है जब 11 सितंबर को 1949 को एक समाचार पत्र, ये पीटीआई के हवाले से ये जो समाचार पत्र था उसने ये छापा कि 10 सितंबर 1949 को डॉक्टर अंबेडकर के नाम से समर्थित एक प्रस्ताव, जिसमें संस्कृत को राष्ट्रीय भाषा बनाने की बात की गई थी, संसद में रखा गया। ठीक है, ये सारी कंफ्यूजन उस रिपोर्ट पर, उस पेपर की क्या बोलते हैं, जो उन्होंने छापा था 11 सितंबर 1949 को, क्या बोलते हैं, उसी से ये सारा भ्रम उत्पन्न होता हुआ दिखता है। ठीक है, और इसका फैक्ट चेक वहां से होगा, क्या संविधान सभा की रिकॉर्ड में इस तरह के प्रस्ताव को रखने का और डिबेट होने का कोई, क्या बोलते हैं, एविडेंस है या नहीं है। आगे देखते हैं। देखिए, संस्कृत आयोग जिस रिपोर्ट का जोशी जिक्र कर रहे थे, मुरली मनोहर जोशी कर रहे थे, वो अक्टूबर 1956 में सुनीत कुमार चटर्जी नामक भाषाविद की अध्यक्षता में गठित की गई थी। रिपोर्ट के फुटनोट में पीटीआई के संदेश का जिक्र है। पीटीआई मतलब वो 1949 की रिपोर्ट पेपर की लगी हुई है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बहस में डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा इस तरह के प्रस्ताव का समर्थन करने का कोई सबूत नहीं मिलता है। ठीक है, अब दर्शकों देखिए, इतनी रामायण रच ली 1949 में 10 सितंबर को, 11 सितंबर को एक अखबार ने छापा कि डॉक्टर अंबेडकर ने एक प्रस्ताव रखा हुआ है, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कि संविधान, क्या बोलते हैं, संस्कृत को भारत की राष्ट्रीय भाषा बनाई जाए। इतनी बहस भी हो गई, फिर आयोग बने, सुमित चटर्जी आयोग, फलाना ढिकाना, बार बार उसी कटिंग पे बहस चली, जयराम रमेश ने भी कुछ कुछ खोजा, पर इस सब के बाद एंड में क्या निकलता है? खुदा पहाड़ निकला चूहा। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बहस के रिकॉर्ड में डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा ऐसे कोई प्रस्ताव को समर्थन देने का कोई सबूत नहीं है। अगर डॉक्टर अंबेडकर ने ऐसा प्रस्ताव या प्रोविजन रखा होता, जिसमें लिखा होता कि वो संस्कृत को राष्ट्रीय भाषा बनाने की समर्थन कर रहे हैं, तो संविधान सभा के रिकॉर्ड में, बहस के रिकॉर्ड में ये होना चाहिए था। पर ये दावायर लिखता है कि भाई ऐसा तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है वहां पे, संविधान सभा की बहस के रिकॉर्ड में ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जो ये दावा करे, जिससे पता चले कि 10 सितंबर 1949 को डॉक्टर अंबेडकर ने संस्कृत को समर्थन देने वाला कोई प्रस्ताव रखा है। ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये फैक्ट चेक यहां से होता है कि असलियत में ये जो पेपर वाले ने छापा है 11 सितंबर 1949 को, वो ऐसी किसी बात का 10 सितंबर 1949 को संविधान सभा में बहस हुई थी, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। संविधान सभा में संस्कृत पर बहस हुई थी, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन 10 सितंबर को इस तरह की कोई बहस हुई थी 1949 को, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर संस्कृत को राष्ट्रीय भाषा बनाने का समर्थन कर रहे थे, इसका कोई रिकॉर्ड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के रिकॉर्ड्स में नहीं मिलता है। ठीक, ये बात यहां से पता चलती। आगे देखिए, इस लेख में कानूनी शोधकर्ता ने भी यह सुझाव दिया कि 11 सितंबर 1949 के समाचार पत्र में इस मामले की केवल व्यापक रिपोर्टिंग या गलत रिपोर्टिंग है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बहस से कोई सबूत नहीं है।
ये वह रिपोर्टिंग है जिसमें दावे को जन्म दिया। तो एक शोधकर्ता थे जिन्होंने इस मुद्दे पर रिसर्च किया द वायर की तरफ से, वो भी इस बात को कहते हैं कि वास्तव में 11 सितंबर 1949 की जो रिपोर्ट छपी है उस पेपर में, वो एक गलत झूठी रिपोर्ट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ऐसे किसी प्रस्ताव को रखने का और डॉक्टर अंबेडकर के समर्थन देने का रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, तो कोई रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास। तो कुल मिलाकर बात यह है कि पेपर वाले ने, पीटीआई ने एक झूठी रिपोर्ट छापी कि भाई 11 तारीख को छापी, 11 सितंबर 1949 को, कि 10 सितंबर 1949 को संविधान सभा में प्रस्ताव रखा गया, डॉक्टर अंबेडकर ने समर्थन किया कि संस्कृत को राष्ट्रीय भाषा बनाया जाए। और इसी पेपर की कटिंग को मुरली मनोहर जोशी से लेके बेवड़े तक, बेवड़े से लेके आपके स्वामीनाथन तक, तमाम सारे लोग आज भी, बहुजन लेखक भी सब छाप रहे हैं, सब इसी बात को दावा कर रहे हैं। ठीक, फैक्ट ये है कि भाई इस तरह के प्रस्ताव रखने का कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बहस में कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर ऐसा प्रस्ताव रखा गया होता तो संविधान सभा की बहस के में ये दर्ज होता, रिकॉर्ड होता, क्योंकि संविधान सभा की बहस के एक एक पन्ने, एक एक शब्द, एक एक बात के रिकॉर्डिंग यानी दस्तावेजीकरण होते हैं, हुए हैं। हमारे पास पूरे रिकॉर्ड हैं कि किस दिन क्या हुआ, किसने क्या बोला, किसने क्या टोका, किसने क्या किया, सब रिकॉर्ड है। तो यार ये कैसे हो गया कि संविधान सभा में तो ये रिकॉर्ड ही नहीं है इस प्रस्ताव का, लेकिन मीडिया में खबर चल रही है कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा संस्कृत को राष्ट्रीय भाषा बनाए, लेकिन संविधान सभा की बहस में तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं मौजूद। ठीक, अगर ये इस तरह का प्रस्ताव आता तो संविधान सभा में ऑन रिकॉर्ड होता, कागज, दस्तावेज, सारे रिकॉर्ड आज मौजूद हैं, सब चीजें, ये होता जरूर। असली तथ्य ये है कि भाई ना तो ऐसा कोई बहस हुई संविधान सभा में, ना ऐसा प्रस्ताव रखा गया, ना ये रिकॉर्ड में है। पूरा झूठ रचा है उस पेपर वाले ने जिसने 11 सितंबर 1949 को रिपोर्ट छापी है। ठीक, उसने एक रिपोर्ट छापी, ये रिपोर्ट गलत है, ये शोधार्थी कह रहे हैं, अब तो साफ ही कह रहे हैं कि ये व्यापक रिपोर्टिंग की गई है पेपर में, बाकी पेपर वालों ने छापी, लेकिन वो गलत रिपोर्टिंग है, फॉल्स रिपोर्टिंग। ठीक, शायद सुनी सुनाई होगी, कई बार पेपर वाले क्या करते हैं कि संसद के बाहर खड़े हो जाते हैं और उन्हें कुछ सुनी सुनाई बातें पता चल जाती हैं और वो गॉसिप को छाप देते हैं, और फिर क्या होता है कि बात आगे बढ़ जाती है। ठीक, उस जमाने में तो कोई इन्हें पूछने वाला भी नहीं था, ना कोई क्रॉस चेक करने वाला था, ना ये कहने वाला था कि गलत छप रहा है, जो हो गया वो हो गया, चले गए, कौन इनका विरोध करेगा। ठीक, तो ये पूरा मामला ये है कि भाई एक गलत रिपोर्टिंग की गई पेपर में, उस गलत रिपोर्टिंग के आधार पर कहानी बनाई गई, यानी मिथक गढ़ा गया, और पिछले 70 सालों से इस मिथक को चिल्ला चिल्ला के इतनी बार बोला गया, बड़े बड़े लोगों ने बोला कि भाई ना मानने का कारण है, आपके सीजीआई अगर ये बोल देगा तो आप ना कैसे कहोगे, आपका मंत्री कह देगा कोई बड़े विभाग का तो आप ना कैसे कहोगे, एक और पूर्व सीजीआई बड़ा आर्टिकल लिख देगा तो आप ना कैसे कहोगे। ठीक, तो ये एक क्लियर कट केस है, हाउ मिथ्स आर बीन क्रिएटेड एंड हाउ दे आर मेड एज अ रियल। ठीक, मिथ बनाए जाते हैं, उन्हें फिर वास्तविकता का जामा पहनाया जाता है। ठीक, वास्तव में कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, डॉक्टर अंबेडकर ने कभी इस तरह के प्रस्ताव का समर्थन किया, इसका कोई एविडेंशियल प्रूफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बहस में, रिकॉर्ड्स में नहीं है। ठीक है, ये बात है। बाकी सारी बातें जो पेपर वाले छाप रहे हैं, पेपर वाले तो बहुत गफलत छापते हैं, पीटीआई तो क्या क्या छापता है आप तो छोड़ ही दीजिए, आज की डेट में तो मोदी के पक्ष में क्या क्या छापा जा रहा है, पीटीआई की तो कोई मतलब हैसियत ही नहीं बची, तब भी झूठे ही छापते होंगे, कुछ भी छाप देते होंगे। ठीक, तो कुल मिलाकर दर्शकों ये पूरा मामला है, और इस मामले का अंत निष्कर्ष अगर आप देखें तो ये आर्टिकल में लिखा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने शास्त्रों का अध्ययन किया था, उन्हें यकीन था कि ब्राह्मणवादी अभिजातवाद और उसकी घृणित प्रथाओं के कारण ही देश में समाज के कमजोर वर्गों का उत्पीड़न हुआ था। अगर संस्कृत को ब्राह्मणवादी अभिजात वर्ग से जोड़ दिया जाए तो यह अनुमान लगाना भी बेमानी होगा कि डॉक्टर अंबेडकर ने इस तरह के प्रस्ताव का समर्थन किया होगा। ठीक है, सिवाय इसके कि यह एक राजनीतिक चाल के रूप में हो, जैसा कि इलाहिया दावा करते हैं कि यह तभी संभव है जब कोई ये मान ले कि उन्होंने इस आशय से संशोधन का समर्थन किया था, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बहस की कार्रवाई से
ऐसा प्रतीत नहीं होता। ठीक है, तो ये एक चाल थी पॉलिटिकल, जिसे कहते हैं एक ट्रिक, दबाव बनाने की, भ्रम फैलाने की, कि संस्कृत का एक्सेप्टेंस हो जाए ब्राह्मणवादियों की। और आज तक ये झूठ चल ही रहा है। हमारे पास कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, हमारे पास कोई एविडेंशियल प्रूफ नहीं है, समाचार पत्रों की कटिंग है जिसके आधार पर ये मिथक गढ़े गए। पेपर वाले क्या क्या झूठ छापते हैं वो तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आज झूठ छापेंगे, कल दूसरा छाप देंगे, ये सब चलता ही रहता है। मतलब अभी देख लीजिए, ये वो जस्टिस वर्मा ने भ्रष्टाचार किया तो पेपर वाले ने भी एक दिन छाप दिया कि भाई वो जो क्या बोलते हैं फायर डिपार्टमेंट का जो अधिकारी था भार्गव, उसने कहा कि कोई पैसे नहीं मिले। फिर अगले दिन फिर वो सामने आ गया, उसने कहा नहीं भाई मैंने ऐसे नहीं कहा, पेपर वाले झूठ छाप रहे हैं, तो फिर बात बदल दी। ठीक है, तो ये पूरा मामला है आपका। और आप खुद समझ लीजिए कि डॉक्टर अंबेडकर तो कभी इस तरह की बात की समर्थन कर ही नहीं सकते। संस्कृत और ब्राह्मणों का आपस में इतना लंबा कनेक्शन है कि वो संस्कृत जैसी भाषा को देश पे थोपने की बात तो कर ही नहीं सकते, जबकि वो ब्राह्मणवादी प्रभुत्व और अभिजात का भी प्रतीक है। तो इसके इसे मानने का तो कोई तर्क ही नहीं बनता, और हमारे पास कोई एविडेंस भी मौजूद नहीं है। ठीक है, 11 से 14 सितंबर 1949 के बीच संविधान सभा में भारत की आधिकारिक और राष्ट्रीय भाषा के मुद्दे पर बहस हुई थी। हालांकि संविधान सभा की बहस की कार्रवाई से अंबेडकर की इस मुद्दे पर भागीदारी का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता, जिससे पता चले कि अंबेडकर इस मुद्दे से जुड़े थे। ठीक है, तो संविधान सभा में राष्ट्रीय भाषा पर बहस तो हुई है 11 से 14 सितंबर 1949 पर, ये तो है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने कोई प्रस्ताव का समर्थन किया ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। वो इस तरह के किसी प्रस्ताव से जुड़े थे ऐसा भी कोई रिकॉर्ड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के रिकॉर्ड्स में नहीं है। ठीक है, ये बड़ी क्लियर कट बात है, और डॉक्टर अंबेडकर के कैरेक्टर से भी ये बात मेल नहीं खाती। मतलब इस बात को मानने के लिए कोई भी अंबेडकराइट तैयार ही नहीं होगा कि डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में ये कहेंगे कि संस्कृत को राष्ट्रीय भाषा बना दो और तमाम बहुजनों पे थोप दो। मतलब बहुजन पढ़े लिखे नहीं और संस्कृत थोप दो। ठीक है, ये कोई भी अंबेडकराइट मान ही नहीं सकता। तो शायद आपके मन में भी ये प्रश्न हमेशा आता होगा, आपको 100 जवाब दिए गए होंगे लेकिन संतुष्टि नहीं आई होगी, आ भी नहीं सकती। मतलब किसी अंबेडकराइट के मन में कभी संतुष्टि नहीं आ सकती, यार डॉक्टर अंबेडकर कैसे मतलब इस तरह के किसी काम को सपोर्ट कर देंगे कि संस्कृत जैसी बकवास भाषा को, ब्राह्मणों की भाषा को वो बहुजनों पे थोप देंगे। ठीक, ऐसा कैसे कर सकते हैं, और कोई भाषा वो क्यों थोपेंगे किसी के ऊपर, ये भी बड़ा अजीब स्थिति है। और इसी बात को दर्शकों देखिए, हमें कुछ और शोधार्थी भी मिलते हैं। एक और न्यूज मिली कि डॉक्टर अंबेडकर ने संस्कृत भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया था। संविधान सभा की डिबेट या अन्य जगह कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता। डॉक्टर देखिए आग लगावे, डॉक्टर आग लगावे का भी एक रिसर्च था, इन्होंने भी छापा था, ये भी हमें नेट से मिला हुआ है। ये बहुत क्लियर नहीं है इसका, लेकिन इस तरह के रिसर्च मौजूद है। ये लिखते हैं कि बाबा साहब ने कोई भाषण नहीं, बाबा साहब ने ना कोई भाषण दिया और चर्चा का भी कहीं उल्लेख नहीं है। ये पेपर में पहले दैनिक भास्कर है शायद, वहां पे किसी जमाने में 2021 की खबर है शायद, तब ये छप चुका है। डॉक्टर आग लगावे का भी रिसर्च है, ये भी छप चुका है। ठीक है, तो कुल मिलाकर इतना है कि भाई संविधान सभा के रिकॉर्ड्स में हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जो इस बात की प्रमाणिकता दे कि डॉक्टर अंबेडकर ने कभी संस्कृत को राष्ट्रीय भाषा बनाने के प्रस्ताव को रखा था, और ना ही इसे मानने के लिए हमारे पास कोई कारण मौजूद है। ठीक है, मतलब क्यों करेंगे बाबा साहब ऐसा, समझ के देखिए। दक्षिण भारत में पेरियार हिंदी और संस्कृत में क्या विरोध कर रहा है, वो तो मतलब मारने पीटने खड़े हो जाएं पेरियार साहब। और तमिल आंदोलन चल रहा है, वहां पे हिंदी को ही भगाए दे रहे हैं, लोग मर रहे हैं, 1200 से ज्यादा लोग जेल जा रहे हैं। 1930 से चल रहा है चौथे चरण का आंदोलन, तो वह तीसरे चरण का आंदोलन 1968 तक चलता है। भाषा के आधार पर राज्य बनने की स्थितियां हैं, और कोई मूर्ख हमसे कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर कह रहे थे संस्कृत को राष्ट्रीय भाषा बना दो। मतलब लॉजिक ही नहीं बैठता। बाबा साहब कभी किसी भाषा को किस देश के लोगों पे थोप ही नहीं सकते। ठीक है, सच्चाई है कि इस देश की राष्ट्रीय भाषा ही नहीं बनाई डॉक्टर अंबेडकर, राज्य की भाषा है, स्टेट लैंग्वेज। ठीक है, यानी सरकारी कामकाज जो रहेगा वो हिंदी या अंग्रेजी में होगा, राज्य अपनी अपनी बना सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय भाषा नहीं है। तो जिन डॉक्टर अंबेडकर ने कोई राष्ट्रीय भाषा ही नहीं बनाई,
केवल सरकारी कामकाज के लिए राजकीय भाषा बनाई, उन डॉक्टर अंबेडकर पे इस तरह के उनका नाम लेके इस तरह के मिथक गढ़ना और झूठ बोलना, मतलब जो आज व्यक्ति तो इस बात के समर्थन में नहीं है कि पूरे देश के थोप दो एक भाषा को, इसलिए राष्ट्रीय भाषा बनाने की जरूरत ही नहीं है। 18 भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हो गई, सभी भाषाओं को संविधान समर्थन करता है, जो बड़ी भाषाएं, ठीक, और को भी कर देगा। इस तरह की जब संविधान में व्यवस्था करके गए डॉक्टर साहब, उनके नाम पर ऐसे मिथक गढ़े जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, चल रहे हैं। बस दुर्भाग्य है कि इस मुद्दे पर बड़े गहरे रिसर्च होने चाहिए थे। इस मुद्दे को बहुत पहले ही, जिसे हम कहते हैं कि भाई इसे बस्ट कर देना चाहिए था, ठीक, पर ध्यान नहीं दिया गया। इनफैक्ट इस बात को कैसे कोई मान सकता है, ठीक। मुझे तो उन बहुजन लेखकों को लेकर बड़े दुख होता है कि जिन्होंने अपनी किताबों में लिख दिया कि हाँ भाई डॉक्टर अंबेडकर ने संस्कृत को राष्ट्रीय भाषा बनाने का समर्थन किया था, और बहुजन बच्चे पढ़ रहे हैं और बच्चे पढ़ पढ़ के उन्हें आज बता रहे हैं हाँ भाई बाबा साहब ने समर्थन किया था। तो मुझे उन लेखकों को लेकर दुख होता है, यार थोड़ा रिसर्च कर लेते। आपका मन कैसे मान गया इस बात को स्वीकार करने का, ठीक, कैसे मान गया? कम से कम थोड़ी रिसर्च कर लेते, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बहस देख लेते, रिकॉर्ड तलाश लेते, ठीक। कैसे ये सब हो सकता है? और ये चीज तो बाबा साहब के किरदार से मैच भी नहीं करती, मानने का कोई कारण हमारे पास मौजूद नहीं है, ठीक है। तो दर्शकों, ये पूरा मामला है इसका संस्कृत भाषा को लेके। और आपने मुझे 2 बड़े मैसेज किए हुए थे पिछले दिनों, अभी 2-4 दिन में। एक था क्या बोलते हैं, डॉक्टर अंबेडकर को संस्कृत भाषा आती थी कि नहीं, उसका बड़ी सारे क्या बोलते हैं एविडेंस हैं। केवल इतना नहीं है कि जर्मन भाषा में डॉक्टर अंबेडकर ने संस्कृत भाषा सीखी, इससे ज्यादा बड़ा मामला है। मतलब बाबा साहब संस्कृत भाषा सीखने के लिए, उस पर चर्चा परिचर्चा करने के लिए किसके यहाँ जाते थे, कौन सबूत है, किसने देखा डॉक्टर अंबेडकर को संस्कृत बोलते हुए, संविधान सभा में वो संस्कृत का जवाब संस्कृत में देते हैं, ये है अपने राइटिंग स्पीचेस में वो क्या बोलते हैं संस्कृत का उल्लेख करते हैं। बड़ी सारी फैक्ट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। बाबा साहब संस्कृत के विद्वान थे, ठीक, और इस बात को उन्होंने अपने दौर में प्रूव किया है। तो बड़े सारे फैक्ट हैं। तो आपने 2 मुद्दों पे मुझे मैसेज किए थे इंस्टा पे। पहला था ये क्या बोलते हैं डॉक्टर अंबेडकर का संस्कृत को लेके कहाँ उन्होंने पढ़ाई की, कितना किया, वो सारा डिटेल। और दूसरा ये संस्कृत भाषा को लेके विवाद, ये आपने कुछ पिछले महीने शायद किया हुआ था, जब ये अमित शाह ने किसने बोला हुआ था संस्कृत भाषा को लेके, तो तब भी ये किया हुआ था। तो एक ये स्ट्रीम है, ये फैक्ट चेक मैंने यहाँ पे आपके सामने रखा है। दूसरा डिटेल फैक्ट चेक आएगा, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर ने संस्कृत भाषा कैसे सीखी, कब सीखी, किससे वो चर्चा परिचर्चा करते थे और अपनी संस्कृत भाषा की विद्वता बढ़ाते थे, और वो कौन व्यक्ति है जिसने डॉक्टर अंबेडकर और उसके पिता को संस्कृत बोलते हुए देखा था, आपस में चर्चा करते हुए देखा था। ये सारे एविडेंस मौजूद हैं, ठीक। और संविधान सभा में संस्कृत का जवाब डॉक्टर अंबेडकर संस्कृत में देते थे, ठीक। ये सारे फैक्ट चेक हैं। तो हम डिटेल में इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। केवल इतना सा नहीं है कि डॉक्टर अंबेडकर ने जर्मन भाषा में संस्कृत सीखी, ठीक है। देयर आर मोर फैक्ट एंड मोर एविडेंसेस, ठीक। तो ये बड़ा रोचक एक क्या बोलते हैं पक्ष है, और बड़ा मजेदार भी है, ठीक। बाबा साहब की विद्वता का एक और बड़ा प्रमाण है कि वो चलते फिरते भाषाएं सीख सकते थे। एक और सीख नहीं सकते थे, मास्टरी हासिल कर सकते थे, ठीक है। चलिए, तो इसे शेयर करिए और कंफ्यूजन को मिटाइए। जो कंफ्यूजन भ्रम बना हुआ है, मुझे लगता है इस भ्रम को मिटाने की जरूरत है, और उस झूठ को भी बस्ट कर देने की जरूरत है जो ये फैलाया जाता है कि बाबा साहब संस्कृत को राष्ट्रीय भाषा बनवाने की बात कह रहे थे।